जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो खजानों से भरी पड़ी है, इतनी अमीर कि उसे भारत का खजाना भी कहा जा सकता है। लेकिन उसी जमीन पर रहने वाले लोग वो देश के सबसे गरीब लोगों में से हैं। है ना ये एक अजीब पहेली? यही तो है झारखंड का विरोधाभास। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले जमीन से जुड़ी आवाजों को सुनना बहुत जरूरी है। पदवा गांव के एक निवासी हैं रामजी राम। उनके शब्दों में गहरा डर छिपा है। वो कहते हैं, पहले हमारे कुएं और पानी के स्रोत कभी नहीं सूखते थे। अगर माइनिंग शुरू हो गई तो हमारी नदियां और जमीन सब खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये इस पूरे विरोधाभास का इंसानी चेहरा है। और ये विरोधाभास सिर्फ बातों में नहीं है, आंकड़ों में तो ये और भी साफ साफ दिखता है। मतलब एक तरफ देखिए, झारखंड के पास देश का इतना सारा कोयला, लोहा, बॉक्साइट सब कुछ है। और फिर दूसरी तरफ की हकीकत देखिए, यहाँ की लगभग आधी आबादी, जी हाँ लगभग आधी, गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। अच्छी सेहत और पढ़ाई के लिए भी संघर्ष कर रही है। मतलब जमीन अमीर और लोग गरीब, ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विरोधाभासों की इस धरती की। फिर देखेंगे कि इस माइनिंग की असली कीमत क्या है। ये भी समझेंगे कि यह भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। और फिर एक नए बेहतर भविष्य के क्या रास्ते हो सकते हैं। और हाँ, आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि जो भी बदलाव हो वो सबके लिए सही और न्याय भरा हो। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विरोधाभासों की धरती। मतलब इन खदानों और फैक्ट्रियों से पहले झारखंड की असली पहचान क्या थी? आइए एक नजर डालते हैं इसकी कुदरती खूबसूरती और संस्कृति पर। देखिए, झारखंड इस नाम का मतलब ही है जंगलों की धरती। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। जरा सोचिए, बेतला नेशनल पार्क के वो घने जंगल जहां हाथी और बाघ आज भी आजादी से घूमते हैं। यहां की हवा में सरहुल और बाहा जैसे त्योहारों की गीत गूंजते हैं। हर तरफ खूबसूरत पहाड़ियां, झरने और साल के घने जंगल। यही वो असली झारखंड है, यही वो विरासत है जो आज दांव पर लगी है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। अब बात करते हैं उस कीमत की जो इस माइनिंग के लिए चुकाई जा रही है। मतलब इस तरक्की के पीछे की असल लागत क्या है? इसे समझने के लिए राजहरा कोयला खदान की कहानी सबसे सही है। राजहरा की खदान जब एक दशक बाद दोबारा खुली ना, तो अपने साथ उम्मीद और डर दोनों लेकर आई। एक तरफ लोगों को लगा कि चलो अब नौकरियां मिलेंगी, लेकिन दूसरी तरफ वही पुराना खौफ लौट आया। जमीन के नीचे का पानी सूखने का डर, ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ने का डर। सच कहूं तो राजहरा की ये कहानी असल में पूरे झारखंड की कहानी है, जहां रोजगार और पर्यावरण हमेशा एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। और ये सब कुछ आज नहीं हो रहा है, ये दशकों से चली आ रही तबाही की एक लंबी कहानी है। सोचिए, 1950 के दशक में जब बड़े पैमाने पर माइनिंग शुरू हुई तो जमीन का नक्शा ही बदलने लगा। फिर 70 के दशक में झरिया की जमीन के नीचे जो आग लगी वो आज 70 साल बाद भी सुलग रही है। और आज हालत ये है कि सतभा जैसी नदियां जो कभी जिंदगी देती थीं, अब बस एक पतली सी धारा बनकर रह गईं। तो ये तबाही आखिर है कितनी बड़ी? अंदाजा लगाने के लिए इस आंकड़े को देखिए, 80 वर्ग किलोमीटर हर साल, जी हां हर साल कोयला माइनिंग की वजह से इतनी जमीन बर्बाद हो जाती है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इसका असर कितना विनाशकारी है। और जाहिर है, जब प्रकृति पर ऐसा असर पड़ता है तो इसका सीधा खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ता है। लालू राम बताते हैं कि वो कौन सा पल था जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वो कहते हैं, जब पानी सूखने लगा और घर गिरने लगे तब गांव वाले विरोध करने के लिए एक साथ खड़े हो गए। ये दिखाता है कि जब लोगों के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो वो अपनी आवाज जरूर उठाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर माइनिंग से इतनी तबाही होती है तो इसे रोका क्यों नहीं जाता? इसका जवाब छिपा है इसके आर्थिक महत्व में। अब समझते हैं कि आखिर झारखंड को भारत का इंडस्ट्रियल इंजन क्यों कहा जाता है। ये चार्ट ना एक नज़र में पूरी कहानी साफ कर देता है। सोचिए, देश का 26% आयरन ओर और 40% कोयला और दूसरे खनिज अकेले झारखंड से आते हैं। मतलब इसके बिना भारत की फैक्ट्रियों का पहिया घूमना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बात सिर्फ कच्चे माल तक ही सीमित नहीं है। देश में जो स्टील बनता है उसका 20 से 25% हिस्सा झारखंड से आता है। जमशेदपुर, बोकारो, टाटा स्टील, सेल, ये सब बड़े नाम यहीं तो हैं। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है। देश में सड़कें बने, पुल बने, सबके लिए कच्चा माल यहीं से जाता है।
तो यही वो वजह है कि झारखंड की इकोनॉमी को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया और उसकी वजहों को भी। पर अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इसका समाधान क्या है? क्या माइनिंग से आगे भी कोई रास्ता है? चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं और एक नई राह तलाशते हैं। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, ग्रीन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि कोयले पर निर्भरता धीरे धीरे कम की जाए और झारखंड की जो मौजूदा औद्योगिक ताकत है उसी का इस्तेमाल करके नए, सस्टेनेबल और पर्यावरण के लिए अच्छे उद्योग बनाए जाएं। मतलब पुरानी ताकत से एक नया हरा भरा भविष्य बनाना। तो ये बदलाव होगा कैसे? इसके लिए एक लंबा 3 स्टेप वाला रोड मैप है। पहले स्टेप में जो पैसा अभी फॉसिल फ्यूल से आ रहा है उसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को नई स्किल्स सिखाने में लगाया जाएगा। दूसरे स्टेप में फिर इन नए ग्रीन उद्योगों को और बड़ा किया जाएगा। और आखिर में लक्ष्य ये है कि झारखंड एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था बने जो लंबे समय तक टिकाऊ भी हो। तो ये नई अर्थव्यवस्था दिखेगी कैसी? इसमें सबसे ज्यादा निवेश होगा ग्रीन मॉलिक्यूल्स जैसे कि बायोएथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन पर, करीब 21.8 बिलियन डॉलर। फिर सस्टेनेबल मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां और उनके पार्ट्स पर 14.3 बिलियन डॉलर, और सोलर पैनल और बैटरी जैसे ग्रीन इक्विपमेंट पर 5.3 बिलियन डॉलर। कुल मिलाकर लगभग 41.4 बिलियन डॉलर का निवेश, जो झारखंड की पूरी तस्वीर बदल सकता है। और इस इतने बड़े निवेश का फायदा क्या होगा? अंदाजा है कि ये नए ग्रीन उद्योग हर साल राज्य सरकार के लिए 1.43 बिलियन डॉलर का टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये वो मजबूत आर्थिक वजह है जो बताती है कि कोयले पर निर्भरता कम करके भी झारखंड तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। और अब आते हैं सबसे आखिर और सबसे अहम हिस्से पर, एक न्याय संगत बदलाव का सवाल। क्योंकि कोई भी आर्थिक या पर्यावरणीय कहानी तब तक अधूरी है जब तक उसके केंद्र में लोग न हो। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव तभी सफल होता है जब उसमें लोगों की आवाज शामिल हो। पदवा गांव की बिंदु देवी की ये बात सुनिए। वो कहती हैं, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अगर उन्हें मेरी जमीन चाहिए तो उन्हें इसकी सही कीमत देनी होगी। उनके ये सीधे और साफ शब्द हमें याद दिलाते हैं कि तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों का सम्मान करना भी है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। सवाल ये है कि जो जमीन इतनी प्रचुरता से भरी है, वो अपने ही लोगों के लिए प्रचुरता कैसे पैदा कर सकती है? इस सवाल का जवाब ही झारखंड के लिए एक सच्चे और सबके लिए न्याय संगत बदलाव का रास्ता तय करेगा।